हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। और इस चैप्टर से पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, थ्योरी भी और एमसीक्यू भी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, एक थ्योरी की और एक एमसीक्यू की। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6 से 10 तक की, मोस्टली एसएसटी एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप इन सभी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो औपनिवेश शासन था, ठीक है, जो अंग्रेज हमारे ऊपर जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने किस तरह से हमारे यहाँ के जो जनजाति लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, उनको कैसे प्रभावित किया। 4 चैप्टर में आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने जनजाति लोगों पर अत्याचार करा, उनसे वनों को छीन लिया, उनसे जंगलों को छीन लिया, उनको ना तो कोई भी फल फूल लेने की आजादी थी जंगल से, ना ही उन्हें शिकार करने की आजादी थी, ना लकड़ी लेने की आजादी थी। उनको विवश कर दिया कि वो जंगलों को छोड़कर कहाँ चले जाएं, वो जंगलों को छोड़कर शहर में मजदूरी करें। ठीक है, तो जो चीजें थी उस टाइम पे जो आपने 4th चैप्टर में पढ़ी, वही चीज आगे इस 5 चैप्टर में है। ठीक है, तो हम 5 चैप्टर में जानेंगे कि 4th चैप्टर में हमने जाना था कि जनजाति समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। 5 चैप्टर में हम जानेंगे कि जो जनजाति लोग जो वो होते थे ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने गाय भैंस या बकरियों के झुंड को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाया करते थे, उन पर क्या असर पड़ा। देखो, ये भी जनजाति के लोग हैं, वो भी जनजाति के लोग थे। होता क्या है कि पहले एक जगह टिककर कृषि नहीं करते थे जनजाति के लोग। ठीक है, तो जैसे कुछ तो कर्तन दहन वाली कृषि करते थे, है ना, कुछ क्या करते थे, कुछ कंबल बनाते थे, कुछ फल फूल बीन कर और मार्केट में बेचकर अपना गुजारा करते थे। तो उनमें से ही एक कैटेगरी जनजातियों की ये है कि वो क्या करते हैं कि बहुत सारे पशुओं को पालते हैं। ठीक है, कुछ भेड़ों को पालते हैं, कुछ बकरियों को पालते हैं, कुछ गाय को पालते हैं, कुछ ऊंटों को पालते हैं, है ना, इस तरह के पालते हैं, और कुछ भैंसों को भी पालते हैं। तो वो इस तरह के पशुओं को पालते थे, और जहां उनको घास मिलती थी वहां पर उनको अपने मवेशियों को वहां पर चरने के लिए छोड़ देते थे, और आगे आगे वो बढ़ते रहते थे। ठीक है, आज मतलब थोड़े दिन इस इलाके में चरने के लिए छोड़ दिया अपने गाय भैंसों को, जो भी है बकरी है भेड़ है, फिर इस एरिया में भेज दी, इस एरिया में छोड़ दिया। इस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, है ना। और आप सोचोगे कि जब वो पूरे समय चलते रहते थे तो उनका भरण पोषण कैसे चलता था, मतलब क्या खाते थे क्या पीते थे। देखो, उनके पास पशु होते थे तो दूध की कमी नहीं होती थी, दूध उनके पास बहुत होता था। ठीक है, गाय भैंस का दूध तो गाय भैंस भेड़ बकरी सब दूध देते हैं। ठीक है, ऊंट भी दूध देता है। तो ये क्या करते थे, दूध निकाल के जहां जिस स्थान पर रुके होते थे, जिस आसपास के जो गांव होते थे ना, उनमें ये दूध घी दही ये सब बेचा करते थे और उनसे कुछ पैसे लेते थे, है ना। तो उससे इनका गुजारा चल जाता था। और जो इनके मवेशी हैं वो फ्री में इधर उधर चल लिया करते थे घासों के, क्योंकि पहले तो खुले घास के मैदान बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। अब तो कुछ ना कुछ चीजें के विकास के चक्कर में बहुत सारी जमीनों को घेर लिया है। कहीं स्कूल बन गए, कहीं हॉस्पिटल बन गए, कहीं बड़े बड़े उद्योग लग गए, है ना, कहीं पार्क बन गए। तो सारी जमीन कहीं ना कहीं लोगों ने घेरी ली है। तो ये लोग इस तरह से करा करते थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा घूम नतु चरवाहे किन्हें कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया ना घूम नतु चरवाहे कौन थे। ये भी जनजातीय लोग थे, और इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम था पशुपालन। ठीक है, जानवरों को पालते थे, और जानवरों की न केवल दूध दही घी बेचते थे बल्कि उनकी खाल भी बेचते थे। ठीक है, पहले तो इनकी खाल भी बिकती थी, चमड़ा बनता था इनसे, और बहुत सारी चीजें ये एक स्थान से दूसरे स्थान बेच दिया करते थे ऐसे ही। तो ऐसे ही इनकी गुजर बसर चला करती थी। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ओरली की क्या है इस चैप्टर का सार। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने इस पूरे चैप्टर की कहानी आप पूरे चैप्टर की कहानी की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने प्लेलिस्ट बताई थी ना आपको, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर की कहानी की एक वीडियो, ठीक है, पूरी एक वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। इस अध्याय में आप धूममतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। धूम धूममतु धूमंतु ऐसे लोग होते थे जो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते थे, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहां घूमते
थे। ठीक है, देश के कई हिस्सों में हम घुमनतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। ठीक है, आज आज भी आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी गाय भेड़ बकरियों को लेके जा रहा है एक दो आदमी। और आपने देखा होगा टीवी में तो दिखाते हैं, कई कई मूवीज में जो पहाड़ों की मूवियाँ होती हैं उनमें दिखाते हैं कि किस तरह से बकरियां चराते हैं और गाय चराते हैं। ठीक है, बहुत सारी सूर्यवंशम मूवी में भी दिखाया है ना कि वो बकरियां चरा रहा था एक गडरिया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियां या रेवड़ या झुंड होता है, तो जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे उनको ही बोलते हैं जो जानवरों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो उनके पास भेड़ बकरी या का रेवड़ या झुंड होता है, तो वो पूरे के पूरे झुंड में जो जानवरों को लेके चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेवड़ या झुंड। तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी होते हैं। ठीक है, क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, आपको लगता होगा कि ये भाई कहाँ के रहने वाले हैं, तो आगे आपको बताया जाएगा कि ये कहाँ हैं और कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं और उनकी आमदनी का साधन क्या है? तो आमदनी का साधन मैंने आपको बताया क्या है, दूध, दही, घी बेचते हैं, जानवरों की खाल भी बेचते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को गाय या भेड़ या बकरी कुछ भी खरीदनी होती है गाँव के लोगों को, वो इनसे खरीद लेते हैं। ठीक है, ये उन जानवरों को बेचते भी हैं, पाल के बेच भी देते हैं। इनका अतीत क्या था? ठीक है, आज हम इनके अतीत के बारे में पढ़ेंगे। चरवाहों को इतिहास की पुस्तक में विरले ही जगह मिलती है। तो जो चरवाहे हैं, उनको एनसीईआरटी ने बहुत कम जगह दी है ना? कहीं मतलब 1-2 ही चैप्टर हैं पूरी बुक में और बहुत कम चीज़ों पर इनकी पर चर्चा हुई है। वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ाया जाता है। कभी-कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। और अब तक मैंने जैसे इतनी सारी बुक पढ़ा दी हैं आपको एनसीईआरटी की, तो मेरे को ये पहला चैप्टर मिला है जिसके बारे जहाँ चरवाहों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जनजातियों के बारे में मैंने 8th क्लास में भी पढ़ाया, आपको पिछला चैप्टर 9th क्लास का भी पढ़ाया। तो जनजातियों के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन चरवाहों के बारे में कभी भी किसी भी बुक में ज़िक्र नहीं होता है। लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने-लिखने को कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, मानो इनकी ज़िंदगी का कोई भी मतलब ना हो। ठीक है? ऐसा लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इनका क्या महत्व है जो इनको पढ़ाने की ज़रूरत है। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज भी आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसा उनका दौर बीत चुका हो। ठीक है? मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि इनसे ये है ही क्या, या इनको छोड़ो, इनके बारे में क्या ही बताना है बच्चों को। तो इस तरह की भावनाएँ इनको लेकर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का कितना महत्व है, जहां आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने इनकी जिंदगी पर कितना असर डाला और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबाव में किस तरह इन्होंने आधुनिक समाज का किस तरह सामना किया। इस भाग में हम पहले भारत और बाद में अफ्रीका के चरवाहों के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब आपका पार्ट 1 शुरू होता है यहाँ से, घुमनतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। यानी कि जो घुमनतू चरवाहे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं, क्या कारण है, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला है पहाड़ों में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहाड़ों में। देखो ये कई जगह मिलते हैं, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, मैदानी इलाकों में, तो अलग-अलग जगह मिलते हैं। ठीक है, तो हम सबके बारे में अलग-अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों में। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बक्करवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े-बड़े रेवड़ रखते हैं। ठीक है, बक्करवाल मतलब बकरी पालने वाले, बक्करवाल बोलते हैं उनको, बकरी पालने वालों को। कौन पालते हैं, गुर्जर। कौन से जगह के हैं, जम्मू कश्मीर के। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से चरवाहे कहाँ होते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे, 19वीं सदी में आए थे कश्मीर में चरवाहे। जैसे जैसे समय बीतता गया वह यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके लिए बाद में सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चराहों में जाने लगे। चराहों का मतलब है कि ऐसा स्थान खोजने लगे जहां पूरी घास के मैदान हों, क्योंकि इनके पास जो 100-200 की संख्या में जो मवेशी होते हैं वो उनको खाने के लिए घास चाहिए होती है। तो इतनी घास जहां मिलेगी ये वहीं पर लेके जाएंगे अपनी मवेशियों को। ठीक है, तो ये इधर से उधर क्यों भटकते हैं, अपने मवेशियों का पेट भरने के लिए, और इन ये जो जानवर पालते हैं ना उनका पेट भरने के लिए। नेक्स्ट है, जैसे जैसे समय बीतता गया ये यहीं के होकर रह गए। अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। देखो, जब हिमालय की ऊपर वाली
चोटी जो होती है वो बर्फ से ढक जाती है, आपको पता है सर्दियों में। तो अब वहां पर घास इनको मिलेगी नहीं, तो ये अपनी गाय भैंसों को क्या खिलाएंगे, अपनी भेड़ बकरियों को क्या खिलाएंगे, तो ये क्या करते हैं, शिवालिक। शिवालिक का मतलब है हरिद्वार की तरफ, ठीक है। ऋषिकेश जो हरिद्वार है, ऋषिकेश और हरिद्वार कहाँ है, शिवालिक हिमालय में। जैसे हिमालय के हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली हिमालय की श्रेणी है बृहद हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, और तीसरी श्रेणी है आपकी अ, शिवालिक, ठीक है। सबसे इधर उत्तर सॉरी दक्षिण वाली जो श्रेणी है वो है शिवालिक। ऊपर वाली जो श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में, और आपके देखो ऊपर वाली श्रेणी, एक मिनट, ऊपर वाली श्रेणी ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है ऊपर वाली श्रेणी, इस तरह से मान लीजिए आप, ऊपर वाली श्रेणी जो है वो ये है बृहद हिमालय की, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है आपकी लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय की जो श्रेणी है वो इस तरह से जा रही है ना, और ये इधर नीचे तक भी है, सारी की सारी ये नीचे तक भी है। और लास्ट में कौन सी श्रेणी है, लास्ट में है आपकी शिवालिक। तो ये जो आपका उत्तराखंड का कुछ भाग है और आपका ये हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग है, ये कहाँ है, ये शिवालिक में है, ठीक है। और ये तीनों श्रेणियां लगभग लगभग नेपाल से होकर गुजरती हैं, और आपके ये जो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी प्रदेश हैं वो उसमें होती हुई जाती हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया ना कि शिवालिक का मतलब है कि हिमाचल, और हिमाचल या फिर उत्तराखंड के कुछ इलाके, ठीक है, कुछ पहाड़ियाँ। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। तो जब ऊपर की तरफ बर्फ पड़ने लगती है तो वो क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। जो कम ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उन पे आने लगते हैं जिन पर बर्फ नहीं जमी होती, जहाँ पर उनको घास मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने जाने लगते हैं गर्मियों के चरवाहों के लिए, ठीक है। चरवाहों मतलब घास के मैदान के लिए, ऐसा स्थान जहाँ चारा मिलेगा, ठीक है। इस सफर में कई कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष चलते हैं, वो महिला पुरुष बच्चे सब एक साथ चलते हैं। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। कब, गर्मियों में, अप्रैल के अंत में, क्योंकि अप्रैल में क्या होता है, वहां पर बर्फ पिघलने लगती है। तो जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, फिर वहां पर घास उगने लगेगी, तो वो अपने चरवाहों को लेकर वहां चले जाते हैं ताकि उनको अच्छे से घास मिल सके। नेक्स्ट है इसमें, जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों में जहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भरता जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। इनको मवेशियों को सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोया बिस्तर समेटकर इस बार वे वापस जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की तरफ आने लगते हैं। अब सितंबर से थोड़ी थोड़ी सर्दियां शुरू हो जाती हैं, है ना, भारत में। तो क्या करते हैं वो, जब ऊपर बर्फ पड़ने की आशंका होती है और पूरे घास के मैदान उनके खत्म हो जाते हैं, चल लेते हैं उनके जानवर, तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर नीचे की तरफ आने लगते हैं, प्लेन में आने लगते हैं ताकि अपने जानवरों को वो चरा सके, ठीक है। तो बोया बिस्तर समेट कर क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ आने, बोया बिस्तर मतलब अपना पूरा सामान लेके फिर वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, किसकी खोज में, घास की खोज में। जब पहाड़ियों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो वो निचली पहाड़ियों में शरण लेने लगते हैं। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से, हिमाचल के वाले को किस नाम से जाना जाता है, गद्दी। ये ध्यान रखना कौन सा कहाँ का है। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी अपनी जगह बदलते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चरते हुए जाड़ा बिताते थे, ठीक है। जाड़ा कहाँ बिताते थे, शिवालिक में, यानी कि कम ऊंचाई पर जहां बर्फ नहीं है और जहां क्या है, घास है। अप्रैल आते आते वह उत्तर की तरफ चल पड़ते थे। अब अप्रैल आई तो अप्रैल में जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है, बर्फ पिघलने लगती है, तो फिर जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। पूरी गर्मियां लाहौल स्पीति हिमाचल के इलाकों को बोलते हैं, ठीक है। और हिमाचल के इलाकों को क्या बोलते हैं, लाहौल स्पीति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उसमें बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चले जाते थे। वापसी में वे लाहौल, देखो ये चरवाहे हैं, देखो अब पूरे के पूरे घास के मैदान पड़े हैं ना खाली, तो क्या करेंगे, ये इधर अपने मवेशियों को छोड़ देंगे, वो चरते रहेंगे, उनका ध्यान रखते हैं बस, कोई जंगली जानवर उनको खा ना जाए या उनको नुकसान ना पहुंचा दे, और या फिर वो रास्ता ना भटक जाए, बस उनका ध्यान रखते हैं और वो ऐसे ऐसे चढ़ते रहते हैं और ये उनको देखते रहते हैं, ठीक है। देखो ये रही मवेशी और ये सारी की सारी बकरियां हैं,
है ना, बकरियां हैं और ये कुछ भेड़ है, ये वाली कुछ भेड़ है, ये वाली भेड़ है, ये वाली भेड़ है, ये भेड़ है, बाकी सब क्या है, बकरियां हैं। और यहाँ पे वो बैठे हुए हैं बिस्तर बिछा के आराम से सारे के सारे, और ये भी धूप सेक रही है, वो भी धूप सेक रहे हैं आराम से, और ये कुछ घास है, सूखी घास है, ये इसको खा के अपना टाइम बता रही है। स्पीति के गाँव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस बीच वे गर्मियों की फसलें कटते और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब खेती भी करते हैं ये। यहाँ से वे अपने रेबड़ यानी कि इनकी बकरियों का झुंड लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरवाहों में चले जाते हैं और अगले अप्रैल में भेड़ बकरी लेकर दोबारा गर्मियों के चरवाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया, वो सितंबर में क्या करते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं जहां बर्फ नहीं मिलती है, और अप्रैल में फिर वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद तो मई जून में क्या होगा, आगे आगे बर्फ पिघलेगी तो वहां पर घास मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कहानी होगी खत्म। अब हम दूसरी कहानी देखेंगे। आइए अब जरा पूर्व की ओर चलें। ठीक है, पूर्व के जो चरवाहे हैं वो किस तरह का उनका जीवन है। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर। गढ़वाल और कुमायूं कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है। कुमायूं आपका नेपाल से लगा हुआ है। ठीक है, देखो इधर है गढ़वाल और कुमायूं, देखो इधर। ठीक है, ये जो स्थान है ना, इसको हटा देते हैं पहले। देखो ये जो स्थान है ये है कुमायूं। ठीक है, नेपाल से लगा हुआ है कुमायूं, गढ़वाल और कुमायूं नेपाल से लगा हुआ है। नेक्स्ट है के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाभर के सूखे जंगलों की तरफ। भाभर क्या होता है, जहां से नदी निकलती है ना, तो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वहां पर नदी बहुत फैली अवस्था में चलती है। ठीक है, की तरफ गर्मियों की में ऊपरी घास के मैदानों को क्या बोलते हैं वहां पर उत्तराखंड में, ध्यान रखना, बुग्याल। ठीक है, बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। जैसे घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। इसमें से बहुत सारे हरे भरे चरवाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बसकर रह गए। ठीक है, कुछ जो चरवाहे थे वो जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसकी खोज में आए थे, घास की खोज में। और मैंने खुद देखे हैं, हमारे यहाँ बुलंदशहर जिले से हूँ मैं, तो खुर्जा बुलंदशहर में क्या होता है कि वहाँ के जो राजस्थान के लोग होते हैं ना, जब गर्मियों में राजस्थान में घास बिल्कुल सूख जाती है ना, मई जून के महीने में, तो वो अपने ऊँटों को, अपनी गायों को लेकर अ, अपनी बकरियों को लेकर कहाँ जाते हैं, यूपी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत घास के मैदान होते हैं, वहां पर अपने चरवाहों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया करते थे। अब नहीं आते हैं, क्योंकि अब जगह बची ही नहीं है। अब खाली जगह कहाँ मिलती है, सारी जगह पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ठीक है, और जो कुछ जगह खाली थी वो सब किसानों ने अलॉट गवर्नमेंट ने किसानों को अलॉट कर दी, तो किसान फिर उसमें अब घुसने नहीं देते हैं चरवाहों को, है ना। नेक्स्ट है, सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरवाहे बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहे समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, ये कहाँ के हैं चरवाहे, हिमाचल, हिमालय के हिमालय के चरवाहे हैं, और हिमालय के चरवाहियों का क्या नाम है, भोटिया। शेरप्पा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इस तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरवाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मतलब इनको पता होता था कि कहाँ हमें अपनी गायों को लेकर जाना है। सर्दियां हो रही हैं तो नीचे की तरफ चलो जहां घास मिलेगी, गर्मी आ गई है तो ऊपर बर्फ पिघल गई होगी, पूरे पहाड़ ऊपर बर्फ ही बर्फ दिख, वो घासी घास दिख रही होगी, हरी हरी दिख रहे होंगे, तो ऊपर चलो। जब एक चरवाहे की हरियाली खत्म हो जाती थी या उसका इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी, तो वह किसी दूसरे चरवाहे की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चरवाहे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे। इसमें दोबारा हरियाली और जिंदगी भी आती थी। किसमें, वो जो घास उन्होंने खा लिया, अब देखो घास पूरी की पूरी ज्यादातर इन्होंने खा लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भेड़ों की खाल उतार रहे हैं। ठीक है, सर्दियां आने वाली हैं, भेड़ों की खाल उतार रहे हैं और इससे अब स्वेटर बुनेंगे। ठीक है, अब ये इसको रुई को, सॉरी खाल नहीं, रुई बोलते हैं उसको, भेड़ों से की खाल से रुई बनती है, और इन्होंने ये रुई उतार ली है, और इस रुई को क्या करेंगे, ये बेच देंगे और उससे स्वेटर वगैरह बनेंगे, और इसको ये बेचेंगे तो इससे इनके कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, ताकि ये और चीजों पर खर्चा कर सकें। अब देखो, ये तो हमने बात देखी कि पहाड़ों में किस तरह के चरवाहे थे। अब हम देखेंगे पठारों में। पठार क्या होता है, सख्त चट्टानों को बोलते हैं हम पठार। ठीक है, पहाड़ किसके बने होते हैं, पूरे के पूरे मिट्टी के बने होते हैं, जबकि पठार किसके बने होते हैं, पत्थर के। ठीक है, सख्त होते हैं। तो हम अब इसमें पढ़ेंगे पठारों के चरवाहे और मैदानों के चरवाहे कैसे होते हैं, और रेगिस्तान में चरवाहे कैसे काम करते हैं। ठीक है, चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में नहीं होते हैं, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे।
धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप ध्यान रखें कि कौन सी जनजाति के चरवाहे कहाँ पर है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन से? धंगर। नेक्स्ट है 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। देखो अच्छी खासी है, आपको ऐसा लग रहा होगा 2-3 हजार ऐसे लोग होते होंगे जो चरवाहे इधर से उधर जाते होंगे, पर 2-3 लाख, 2-3 हजार भी नहीं, 2-3 लाख भी नहीं, 4 लाख के लगभग। इसमें से ज्यादातर गड़रिये या चरवाहे थे। गड़रिये यानी कि मतलब जो वो पालते थे भेड़ बकरी। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस भी पालते थे। धंगा गड़ेरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। ठीक है, बरसात के समय पठार में रहते थे, क्योंकि पठार में रहेंगे तो किचकिच नहीं होगी, मतलब जब बारिश पड़ेगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? दलदली हो जाएगी, तो फिर पशुओं को वहां पर रखने में दिक्कत होती है ना, क्योंकि पशुओं को तो सूखा चाहिए होता है। अब हर समय थोड़ी ना वो गीली मिट्टी में बैठे रहेंगे, तो उनको ठंड हो जाएगी, वो बीमार हो जाएंगे, तो उनको सूखा स्थान चाहिए होता है। तो इसलिए वो क्या करते थे? पठारी इलाके में चले जाते थे। यह एक शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी। ठीक है, अब 100-200 की संख्या में एक आदमी के पास मवेशी है, तो उनके रहने के लिए ऐसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहां बारिश का पानी ना हो, है ना, क्योंकि बारिश से में ज्यादा भीग जाएंगे तो मवेशी उनको नुकसान हो जाएगा। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहां बारिश कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी। बंजारे बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरवाहे का काम करती थी। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरवाहों की तलाश में, यानी कि घास के मैदान की तलाश में पश्चिम की ओर चल पड़ते थे, है ना। करीब करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेबड़ों, यानी कि जो ग्रुप होते थे ना उनके, गाय भैंसों के या भेड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डालते थे। कोंकण क्या है? देखो कोंकण मैं बताती हूँ आपको। कोंकण इस इलाके को बोलते हैं, के महाराष्ट्र के इस इलाके को बोलते हैं कोंकण। ठीक है, तो जो धंगर थे वो जब बारिश होती थी तो वो इधर चले जाते थे, पठारी इलाके में चले जाते थे अपने मवेशियों को बारिश से बचाने के लिए, गीली मिट्टी से बचाने के लिए। और जब बारिश नहीं होती थी, सूखा होने वाला है, उनको पता होता है बारिश कब होती है कब नहीं होती है, तो फिर वो इधर इलाकों में आ जाते थे और पहाड़ों के खुले मैदानों में अपने भेड़ बकरियों को छोड़ देते थे चरने के लिए। ठीक है, तो कोंकण का मतलब आप समझ गए, पश्चिमी घाट का वो छोर। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। अब फसल कट जाने के बाद कुछ कुछ घास रह जाती है खेत में। ठीक है, तो किसान भी चाहते थे कि ये चरवाहे आए और अपने मवेशियों को उनके खेतों में छोड़ दें। अब किसानों को क्या फायदा था इससे? किसानों को ये फायदा था कि जो थोड़ी बहुत घास उनको बाद में नड़ानी पड़ेगी या किसी भी तरह से खोद कर निकालनी पड़ेगी जब वो फसल बोएंगे, तो उनको वो काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ये जो चरवाहे थे ना, जो भेड़ बकरी थे, ये छोटी छोटी घास को खा लेते थे। ऊपर से जब ये खाना खाएंगे तो भाई ये शौच भी करेंगे। ठीक है, मतलब ये फिर ये क्या करते थे, इनका जो मलमूत्र होता था ना, उससे इनकी जमीन उपजाऊ हो जाती थी किसानों की। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उस समय कोंकण के किसानों की खरीफ की फसल कट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। अब देखो ये पूरे खेत खाली पड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, छोटे छोटी घास है, इसको ये खा लेंगे, है ना। एक तो किसान का ये फायदा हो गया कि ये खोदने नहीं पड़े, ऊपर से जब ये इनका जो गोबर होगा जमीन पर गिरेगा तो वो क्या करेगा, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, तो किसानों को दोहरा फायदा हो जाता था, इसलिए किसान इनका स्वागत करते थे। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची कुची ठूठों को खाते थे। देखो ये खा रहे हैं, खाते थे, जिससे वह वापस अपने पठारी इलाके में ले जा, एक मिनट ये वाली लाइन रहेगी, उसके गोबर ठूठों को खाते थे और उनके गोबर की खादों गोबर से खाद मिल जाती थी। ठीक है, किसानों को कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे। इसके बदले में वो उनको चावल भी देते थे। क्यों देते थे चावल? जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ कुछ सामान उनको देते होंगे किसानों को, घी वगैरह या कुछ भी, तो वो उनको चावल देते थे बदले में, क्योंकि जहां ये चरवाए रहते थे वहां चावल नहीं होता। मानसून की बारिश शुरू होते ही
धंगड़, कोंकण और तटीय इलाकों को छोड़कर सूखे इलाकों में वापस लौट जाया करते थे। अभी देखो, आपने जो पहाड़ों में रहने वाले चरवाहियों के बारे में सुना, तो उसमें मैंने क्या बताया आपको, वो चरवाहे क्या देखते थे कि कब बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे अपने मवेशियों को लेकर, क्योंकि वहां पर बर्फ पिघलेगी तो घास आ जाएगी। और जब यहाँ पे सूखा पड़े जब वहां पर बर्फ पड़ने लगेगी तो हम अपने मवेशियों को लेकर नीचे आ जाएंगे, ताकि नीचे के इलाके में जो घास है उसको मवेशी खा सकें। ठीक है। जबकि महाराष्ट्र के जो चरवाहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बारिश का हिसाब देख रहे हैं। जब बारिश आएगी तो वो कहाँ चले जाते थे, पठारी इलाकों में, सूखे पठारी इलाकों में अपने मवेशियों को लेकर। और जब बारिश नहीं होती थी तो वो तट के किनारे आ जाते थे अपने मवेशियों को चराने के लिए। तो ये बारिश का हिसाब देखते थे, वो किसका, बर्फ का हिसाब देखते थे। तो वो अपने अपने हिसाब से, मतलब उनको तो घास ही चाहिए अपने मवेशियों को खिलाने के लिए, जहां घास मिलेगी वो वहां जाएंगे। देखो इसमें दे भी रखा है कि रबी की फसल के बारे में और खरीफ की फसल के बारे में, ये इस सब के बारे में आप देख लेना। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी कॉलम होते हैं आप उनको पढ़ा करो। ठीक है, इनको पढ़ने से काफी नॉलेज मिलती है। जो आप आंसर लिखते हो या जो एमसीक्यू होते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, पूरा एक तरफ से पढ़िए। ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। ठीक है, अब हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, महाराष्ट्र हमने छोड़ दिया, अब कहाँ आ गए हम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पठारों की बात चल रही है ना, पत्थरों से अटे पड़े थे। इसमें मवेशी, भेड़, बकरियां और गड़ेरिये का ही बसेरा रहता था। ठीक है, यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। ठीक है, ये याद रखना कौन से समुदाय की क्या पाल रहे हैं। जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कंबल का काम भी कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र वाले भी कर रहे हैं और कर्नाटक के भी। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। सूखे महीनों में वह तटीय इलाकों की तरफ से चले जाते हैं, क्योंकि तटीय इलाकों पे बारिश ज्यादा होती है ना। या देखो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, सबसे ज्यादा बारिश तो इधर होगी। ठीक है, इधर के इलाकों में होगी जो समुद्र से लगे हुए हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं गर्म हवाएं मिलेंगी तो बारिश होगी। ठीक है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी और यहाँ पे ज्यादा होगी। तो ये क्या करते थे, देखो ये क्या करते थे कि जब बारिश के महीने आ रहे हैं तो ये अंदर की तरफ चले जाते थे, इधर की तरफ। ठीक है, महाराष्ट्र वाले इधर आ गए, कर्नाटक वाले इधर आ गए। और जब बारिश नहीं होती थी तो फिर ये तट की तरफ चले जाते थे, है ना। तो ये इस हिसाब से चलते थे। नेक्स्ट है इसमें, जब बारिश शुरू होने होने पर ये वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह गीली दलदल हालत पैदा हो जाती है, वह सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकती है। ठीक है, भैंसों को ही रास आ सकती है। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था, यानी कि भेड़ और बकरी यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती हैं। नेक्स्ट है, चरवाहों में एक जानना पहचाना नाम बंजारों का था। ठीक है, बंजारे तो आपने मूवी में भी देखे होंगे, बंजारा हूं मैं। ठीक है, गाना भी है बंजारे के ऊपर, मूवी में भी दिखाया गया है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में कई इलाकों में रहते थे। देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहाड़ों में किस तरह के चरवाहे थे, फिर हमने पढ़ा पठारों में किस तरह के चरवाहे थे, वो बारिश का हिसाब देख रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं मैदानी इलाकों में किस तरह के चरवाहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है, मध्य प्रदेश का भी बहुत सारा इलाका मैदानी है, पंजाब का भी, महाराष्ट्र का भी। ठीक है, तो हम अब देख रहे हैं मैदानी इलाकों में किस तरह से चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजों बेचते चलते थे। ठीक है, वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों यानी कि घास के मैदानों की खोज में रहते थे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो इनको ये देखना है ना कि इतने सारे इनके जो मवेशी हैं वो खाएंगे कहाँ, है ना। तो आपने जाना कि इस जो समतल इलाके हैं उसमें किस तरह से जानवर जो चरवाहे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहाड़ों का देख लिया, हमने पठारों का देख लिया और हमने मैदानी इलाके का देख लिया। अब हम देखेंगे राजस्थान का। राजस्थान यानी रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान हमारे यहाँ दो जगह है, एक तो राजस्थान में, तो ये तो गर्म रेगिस्तान है, और ठंडा रेगिस्तान भी है अपने देश में। कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में आपका ठंडा रेगिस्तान है और राजस्थान में आपका गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, राइका। राइका समुदाय रहता है। ठीक है, इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेत
की उपज हर साल घटती घटती रहती थी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सूखा ही रहता है, बारिश ना के बराबर होती थी पहले, अब पहले से ज्यादा होने लगी है बारिश। ठीक है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, 5-5 6-6 साल बारिश ही नहीं होती थी। ठीक है, बच्चे भूल ही जाते थे कि बारिश कैसी क्या चीज होती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। फिर वो बड़े होंगे तो किसी दिन बारिश होगी तो वो सोचेंगे अरे ये क्या चीज है, बारिश होती है, ये इस तरह से होता है। अब आपको तो इसलिए पता है कि साल में 2-3 बार होनी ही होनी है बारिश, तो आपको बचपन से ही पता होता है बारिश क्या होती है। जब 2-3 साल का बच्चा देखेगा ही नहीं बारिश 2-3 साल तक, 5-6 साल का बच्चा जब बारिश पहली बार देखा तो उसको लगेगा अरे ये क्या होता है बारिश। तो वहां पर पहले बारिश नहीं होती थी। ठीक है, तो इसलिए वहां पर उपज जो है साल दर साल घटती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी। इसके चलते राई का खेत के साथ साथ चरवाहों का भी काम करते थे, मतलब खेती भी करते थे और चरवाहों का भी काम करते थे। बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे। ठीक है, बारिश का जो समय होता है, बारिश का समय कौन सा होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि इस दौरान उन्हें चारा मिल जाता था अपने गांव के आसपास। तो थोड़ी बहुत बूंद होंगी तो थोड़ी बहुत घास उग जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अक्टूबर आते आते ये चरागाहें सूखने लगते थे। ठीक है, अक्टूबर आते आते फिर ये दोबारा सूखने लगते थे। नतीजा ये होता था कि लोग नए चरवाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में फिर वापस लौट आते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ और बकरी पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहे समुदायों की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार कर आगे बढ़ती थी। उन्हें इस देखो राइका के बारे में बताया गया है कि देखो दूर दूर तक आपकी नजर जा रही होगी तो सारी की सारी ऊंट है ना, और ऊंट को लेकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं इनको चलाने के लिए। बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि एक बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं। कितने दिन तक रह सकते हैं, जब तक वहां घास होगी जब तक ये रह पाएंगे। वही जानवर कितने दिन भूखे रह सकते हैं, 2 से 3 दिन, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं रह पाएंगे। यानी कि उन्हें इस बात पर नजर रखनी पड़ती थी कि आज शाम तक ये इतना खा लेंगे तो कल को उनको खाने को कहाँ आएगा, तो इस कहाँ से आएगा, तो फिर जगह चेंज करनी पड़ती थी। ठीक है, दूसरी जगह पे जाते थे उनको लेके। उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे इलाका में ले जाना सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं निकल सकते। ठीक है, सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चढ़ सकें। है ना, थोड़ी सी फ्रेंडशिप रखनी पड़ती थी कि हम, क्योंकि हर साल ही आना है उन्हें इधर से उधर, तो वो गांव के किसानों से थोड़ी सी फ्रेंडशिप रखते थे कि ताकि अगर हम गांव में आएंगे तो ये हमें हमारी गाय भैंसों को या अपने हमारी भेड़ बकरियों को चरने देंगे या ऊँटों को। ठीक है, और उनको उपजाऊ बनाते चलें सॉरी संबंध बना के रखने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चढ़ सकें और उनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरावाही जैसे सारे काम करने पड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए अब हम देखेंगे उपनिवेश शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह से बदला। ये तो आपने देखा कि चरवाहे पहले कैसे चलते थे और किस तरह से काम करते थे। मतलब इनका जीवन इतना भी कठिन नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान चलो, और पूरी की पूरी फैमिली चलती थी। पढ़ने लिखने का कोई सिस्टम था नहीं पहले बहुत ज्यादा। पुष्कर में एक ऊंट का मेला लगता है, ठीक है, आज भी लगता है। वहां पर ऊंट को ले जाते हैं, खरीदने बेचने का भी काम होता है ऊंटों का। ठीक है, और ये देखो ये जो जितने भी चित्र दे रखे हैं ये बड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है इनमें, तो इनको आप पढ़ लिया करो। नेक्स्ट हम देखेंगे औपनिवेश शासन काल और चरवाहों का जीवन, कि जब औपनिवेश शासन आया, जब अंग्रेज आए तो किस तरह से इनका जीवन प्रभावित हुआ। अब जैसे उनको, जैसे पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जनजाति के लोगों को उन्होंने उनसे बाहर निकाल दिया था जंगलों से, ठीक है, वनों से जंगलों से बाहर निकाल दिया था, तो सेम रूल इनके लिए भी था। ठीक है, ये भी जनजाति के लोग थे, ये भी एक जगह टिककर नहीं रहते थे, तो इनके लिए भी सेम रूल था। तो उनको निकाला तो वो उन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरह से चीजें बदली, वो हमने पिछले चैप्टर में देखा। इस चैप्टर में हम के पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि औपनिवेश शासन में चरवाहों का जीवन किस तरह से परिवर्तित हुआ, क्या बदलाव आए। ठीक है, जब इनको अंग्रेजों ने रोका कि भाई तुम किसी भी जंगल में जाकर अपने चरवाहों को नहीं चरा सकते हो, ठीक है, ऐसे अपने मवेशियों को हर जगह लेकर नहीं जा सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि सारे जंगलों पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, 1865 में नियम बनाया कि कोई भी इस तरह से
जंगल में नहीं घुस सकता है और जंगल की चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकता है। 1865 में बनाया था ना, तो उसका असर इन पे भी पड़ा था, ठीक है? तो ये हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है? पार्ट 2 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी? आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं खुद कमेंट सारे रीड करती हूँ और उनके रिप्लाई भी करती हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लीज़ लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके कोई भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, 6 से 10 तक की कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उन सभी फ्रेंडों को मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं एनसीईआरटी मुमताज़ गुप्ता पर बिल्कुल सीरियल वाइज़ एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। और वो मेरे चैनल पर आकर विजिट कर इन प्लेलिस्टों का लाभ उठा सकते हैं जो मैंने आपको चैनल के शुरू में बताई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।